सो हे गाइस, स्टार्ट करते हैं आज एक और नया लेक्चर जो कि आप लोग का चैप्टर नंबर चल रहा है दोस्तों 6 डिटरमिनेंट्स। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। अब इस एक्सरसाइज की लास्ट एक्सरसाइज की मतलब इस चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज की बारी है। यहाँ पर आप लोग सीखो किस तरीके से अपनी ग्रामर रूल को समझेंगे, कंसिस्टेंसी जानेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं वो देखेंगे और कोलिनियरिटी 4 टॉपिक्स को समझने वाले हैं। आज अपन जानेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि आप लोग का पार्ट 1 होने वाले इस एक्सरसाइज का। थोड़ी सी लंबी एक्सरसाइज इसलिए सारे क्वेश्चन एक लेक्चर में लेना मुश्किल है, इसलिए मैंने कहा कि ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हुआ है। दोनों पार्ट में अपन जानेंगे कैसे क्या क्वेश्चन देखने मिलेंगे आपको एग्जाम में भी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला है। अगर इन क्वेश्चंस को लेकर आपके मन में कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, या फिर आप लोग सिंपली मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी यानी 97_Mansoor पर मैसेज करके आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलो, कैसे आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मेरा स्वागत करता आप सभी का इस प्यारे यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। चलते हैं, फटाफट से बढ़ते हैं और एक्सरसाइज को कंप्लीट भी करना है, तो 2 पार्ट को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैं सबसे पहले क्रैमर्स रूल के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्रैमर्स रूल को समझाने के लिए मैं आप लोग को एक बेसिक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था क्रैमर्स रूल क्या होता है। चलो उसी हिसाब से मैं आप लोग को आगे लेके चलता हूँ। तो 10th में आप लोगों ने पढ़ा था, अगर मान लो कि आपको 2 इक्वेशन दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 0, सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया, मैं अज्यूम करता हूँ, और x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के आपने 3 मेथड सीखे थे। पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन एंड तीसरा इज व्हाट, क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल क्या होता है, इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, उसे यहाँ पे समझना। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर याद हो, क्रैमर्स रूल में 3 डिटरमिनेंट फॉर्म करते थे। अगर x और y वेरिएबल है तो पहला d बनता था, दूसरा dx बनता था, और तीसरा बनता था dy। इस तरीके से आपको 3 डिटरमिनेंट निकालने होते थे। तो d क्या होता है? d होता है x का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो। x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1, और y का कोएफिशिएंट क्या है 1। उसी तरीके से x का कोएफिशिएंट क्या है 1 और y का कोएफिशिएंट क्या है -1। सो इस तरीके से आप लोग को d का इक्वेशन मिलता है, सॉरी d का डिटरमिनेंट फॉर्म करके मिल जाता है। अगर dx निकालना होगा तो चलो इसको यहाँ पे समझते हैं। सो अगर आप लोग देखो तो ये 1 और 1 है ना, ये x के कोएफिशिएंट्स है, और ये 1 और -1 ये y के कोएफिशिएंट है। जब हम लोग dx निकालते हैं ना बच्चों, तो x को छोड़ देता है। सो x में क्या है 1 और 1 को छोड़ दो, क्या बच जाएगा 1 और -1, तो ये खाली जगह बन गई। सो इस खाली जगह पे क्या आएगा 14 and 4, तो यहाँ पे लिख दो 14 and 4। समझ में आया? उसी तरीके से dy निकालना होगा तो dy कैसे निकलेगा, y वाले को छोड़ दो, बस x और x लिख दो, तो y की जगह खाली हो गई। सो y में क्या आएगा 14 and 4 आ जाएगा। अब आप लोग क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई कर लेना। ये सभी को आता होगा, मैं साइड में करा, आप लोग देखो। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा +1। सो इस तरीके से आप लोग को मिलेगा। देखो सॉरी, बीच में क्या होता है, देखो -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, बीच में -1 1 से 1, तो इस तरीके से आप लोग को मिलेगा -2। तो d की वैल्यू आप लोग को मिल रही है -2। अब इसे सिंप्लीफाई करते देखो, 14 को -1 से मल्टीप्लाई किया -14, बीच में आता है -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, तो ये हो जाएगा 4। सो 14 -4 कितना हो जाएगा -18, दैट इज द वैल्यू ऑफ dx। अब उसी तरीके से आप लोग dy भी निकाल सकते हैं। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, बीच में -14 को 1 से मल्टीप्लाई किया 14, सब्ट्रैक्ट किया तो -10 आ गया। सो अब आप लोग के पास d है, आप लोग के पास dx है, आप लोग को dy है। आपको इक्वेशन को बोला था सॉल्व करो, और सॉल्व करो का मतलब ही होता है आप लोग को x और y जो वेरिएबल्स है ना उनकी वैल्यूज निकालने हैं। सो x कैसे मिलेगा, बहुत सिंपल है। x क्या होगा, dx अपॉन में d होगा, और उसी तरीके से y क्या हो जाएगा, dy अपॉन में d हो जाएगा। सो आप लोग के पास dy है, आपके पास d है, वैल्यूज को पुट करो, dx और d की भी वैल्यू पुट करो। सो dx मेरे पास है बच्चों -18, और d मेरे पास है -2, माइनस कैंसिल, 2 9 है, तो इस तरीके से आप लोग को x की वैल्यू 9 मिल जाएगी। उसी तरीके से dy की बात करें तो dy मेरे पास -10, यहाँ पे लिखता हूँ -10, और d की वैल्यू मेरे पास कितनी है -2, तो यहाँ पे लिखता हूँ -2। सो माइनस कैंसिल, 5 है, तो y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू कितनी आएगी 5। सो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो, ये आप लोग का x और y की वैल्यू आती है जब आपके पास 2 वेरिएबल्स होते थे। बराबर, यही याद है आप लोग को, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ चीज़ है। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। अब आप लोग को देखने मिलेंगे 3 इक्वेशंस। सो मेरे पास अज्यूम करते हैं मेरे पास 3 इक्वेशन इस फॉर्म में, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। एक चीज याद रखना, अगर आप लोग को इस फॉर्मेट में दिया है, इस फॉर्मेट में दिया हुआ मतलब किस फॉर्मेट में, कि -d1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो स्टेप 1 क्या होगा मालूम है आप लोग को, ये कांस्टेंट टर्म को इक्वल टू के वो साइड लेके जाना है। सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। सो पहला इक्वेशन ये होगा, दूसरा इक्वेशन a2x b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। सो आपके पास यहाँ पर 3 इक्वेशंस होंगे और 3 वेरिएबल्स होंगे। सो अब आप लोग को ये ही यहाँ पर x और y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी बाय क्रैमर्स रूल। बहुत सिंपल है।
आप लोग को पहले डी बनाना होगा। डी कैसे बनेगा मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ। सो डी विल लुक लाइक दिस, डी, उसके बाद डी एक्स, जगह नहीं यहाँ पे लिखता हूँ डी वाई, और यहाँ लिख देता हूँ डी जेड। तो ये आप लोग को 4 चीज़ें यहाँ पर निकालनी होती है। तो फटाफट से आप लोगों को मैं बताता हूँ कैसे आता है सारी चीज़। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डी को समझना। डी समझ गया तो बाकी चीज़ अपने आप ही समझ में आ जाएगी। चलो डी को यहाँ पर मैं आप लोग को क्लियर करके देता हूँ, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ हल्का सा। ओके, सो जब डी लिख रहे हो ना तो एक्स वाई जेड के जो भी कोएफिशिएंट आपको वो लिखने होते हैं प्रॉपर वे में। तो यहाँ पर पहला इक्वेशन देखो क्या है, a1 b1 c1, तो यहाँ पर लिखो a1 b1 c1। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, x का कोएफिशिएंट a2, यहाँ पर y का b2, और यहाँ पे मिल जाएगा c2। उसी तरीके से a3 b3 c3। अब ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन अपन ने यहाँ पर एक जनरली जो भी अपने को अंडरस्टैंडिंग में ईजी लगे वो लिया हुआ है। तो आप नोटिस कर पाए ये x के कोएफिशिएंट है, ये y के और ये z के। सो नाउ इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब सपोज मुझे dx निकालना है, क्या निकालना है dx, तो dx के टाइम में मैं x को छोड़ दूंगा। सो x छूट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा b1 b2 b3 c1 c2 और c3। सो x को छोड़ा तो क्या आ जाएगा, सो इक्वल टू के साथ जो भी कांस्टेंट नंबर्स आप लोग को दिख रहे होंगे ना, सो वो आ जाएंगे। यहाँ मिलेगा d1 d2 d3। और सिमिलरली अगर मैं dy निकाल रहा हूँ, सो मैं इसमें y को छोड़ दूंगा तो क्या बच जाएगा, a1 a2 a3 बच जाएगा, और c1 c2 c3 बच जाएगा। सो यहाँ पर y की जगह क्या आएगा वो आप लोग को देखना है। सो इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे अपन d1 d2 d3 के साथ। सो इस तरीके से आप लोग को d1 d2 d3 मिल जाएगा। और उसी तरीके से अगर आप लोग को dz निकालना है, सो आप लोग का a1 a2 a3 वैसे ही रहेगा, b1 b2 b3 वैसे ही रहेगा। ये z वाला जो कोएफिशिएंट है ना वो हट के यहाँ पर d1 d2 d3 आ जाता है। तो बस इतना ही आप लोगों को करने आना चाहिए। अगर आप लोगों ने ये सब कर लिया तो ये डिटरमिनेंट 3/3 का आपको सॉल्व करने आता ही होगा, वो मैंने पूरे अच्छे तरीके से आप लोगों को सिखाया हुआ है। सो डिटरमिनेंट सॉल्व करो, आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज मिलेंगे। सो आपके पास d की वैल्यू होगी, आपके पास dy होगा, आपके पास dx होगा, आपके पास dz होगा। तो अगर आप लोग को इतना समझ में आ गया तो आप लोग को ये भी समझ में आना चाहिए, तो अपना मोटो d dy dx dz निकालना नहीं है, अपना मोटो ये होना चाहिए कि अपने को x y और z कैसे मिले। सो फाइनल स्टेप आप लोग का ये होगा, अगर आप लोग को x निकालना है तो आप लोग क्या करोगे, dx अपॉन में d कर दोगे। आप लोग को y निकालना है तो आप लोग क्या कर दोगे, dy अपॉन में d कर दोगे। और सिमिलरली आप लोग को अगर z निकालना है तो dz अपॉन में d कर दो। तो इस तरीके से आप लोग को x y z की वैल्यूज यहाँ पर मिल जाती है। सो होपफुली आप लोग को ये स्टेप समझ में आ गए होंगे। और इसके क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो जरा ध्यान देना अच्छे तरीके से। कुछ भी दिक्कत हो तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर डालना कि सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो इतना समझ में आ गया, अगर ये पूरी तरीके से क्लियर है तो सुनो मेरे वीडियो, अपन आगे चलेंगे, अभी कंसिस्टेंसी ऑफ लिनियर इक्वेशन देखेंगे। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो कंसिस्टेंसी मैं आप लोग को अगले वीडियो में बताऊंगा। और उसी तरीके से कंसिस्टेंसी चलो मैं बता देता हूँ आप लोग कंसिस्टेंसी कैसे करना है। सो मान लो कि अब आप लोग को 3 इक्वेशन ऑफ लाइन दिए गए। अब यहाँ पर 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन हो गया। सो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। ऐसे 3 इक्वेशन होंगे, तीनों के तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अभी तीनों लाइन कंसिस्टेंट है या नहीं है, सो क्या करेंगे, इसका d निकालेंगे, डिटरमिनेंट बनाएंगे d। सो d कैसे बनेगा, जितने भी कोएफिशिएंट दिख रहे हैं आप लोग को a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3 इस तरीके से लिख लेना। और अगर आपने इसको सिंप्लीफाई किया, सपोज इसकी वैल्यू 0 आ रही है, मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट है। और सपोज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, तो क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को ये चीज़। तो ये कंसिस्टेंसी समझ में आ गई। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल भी समझ लेते हैं। सपोज वी आर हैविंग वन ट्राइंगल इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें आप लोग को a b c के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, और आपको बोला इस ट्राइंगल का एरिया निकालो। तो सिंपल सी बात है, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ फटाफट से लिख देने का एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू, अब यहाँ पे बेस और हाइट कहाँ से लाएंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना इजी है क्या, बिल्कुल नहीं। आप लोग ड्रॉ करोगे तो भी बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो सिंपल चीज़ ये है कि आप लोग क्या करोगे मालूम है, यहाँ पे लिखो x1 y1, यहाँ लिखो x2 y2 और यहाँ लिख दो x3 y3। ये जगह बची है, यहाँ पे 1 1 1 लिख दो, बस हो गया ना एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इस तरीके से आप लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। अब आप लोग को पता है जब एरिया निकालते सपोज इसका कोई तो भी आंसर आएगा, मान लेते हैं 5 आया। सो आप लोग को पता है जब भी एरिया निकालते तो अगर सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, बराबर है। वैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुछ भी यूनिट नहीं दिया तो स्क्वायर यूनिट लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट, इसके मार्क्स मिलेंगे आपको। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, कभी कभी क्या होगा मालूम है, आप लोग को वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी। सो नेगेटिव वैल्यू कभी एरिया नेगेटिव में होता है क्या, बिल्कुल नहीं। सो उसे पॉजिटिव करके लिख देना, एरिया कांट भी नेगेटिव, तो जो भी वैल्यू आएगी उसको बस पॉजिटिव में लिख देना। सपोज -5 आया तो उसे +5 स्क्वायर रूट लास्ट में एक स्टेप लेके लिख देने का। सो इस तरीके से आप लोग को ये एरिया का फंडा भी क्लियर होता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब एक फाइनल चीज मेरे को आप लोग को बतानी, कोलिनियरिटी।
मतलब अगर कोई भी 3 पॉइंट्स आप लोग को दिए हुए हैं और पूछा गया कोलिनियर है कि नहीं, तो बहुत सिंपल है, आप लोग क्या करो, उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू जो भी डिटर्मिनेंट है वो, अगर 3 पॉइंट है तो यही 3 पॉइंट दिए होंगे, अज्यूम करते ए बी और सी दिया हुआ है, तो उससे कोऑर्डिनेट x1 y1 होंगे, x2 y2 होंगे एंड x3 y3 होंगे, और यहाँ पर लिख दो 1 1 1। तो सपोज इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको वैल्यू मिल रही है 0, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कब होगा, सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कब होगा, जब तीनों लाइन एक सीधी लाइन में होंगे, तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, एक सीधी लाइन में होंगे, तो आप लोग को पता चलेगा कि ये एरिया फॉर्म ही नहीं कर पा रहा है। जब एरिया ही नहीं बन रहा मतलब ये क्या है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो इस तरीके से आप लोग को चेक करना होता है कोलिनियरिटी को। तो यहाँ तक की भी बातें आप लोगों को अगर क्लियर है तो अपन क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे और चलते फटाफट से एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पर। तो ये आप लोग को एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है और फटाफट देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन रीड कर लो फटाफट से बच्चों। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल का इस्तेमाल करना है। तो क्रैमर्स रूल हमें क्या बोलता है, आपको अगर 3 वेरिएबल वाला इक्वेशन है तो आपको 3 चीजें नहीं 4 चीजें बनानी पड़ेंगी। पहला डी, dx, dy एंड dz। तो अब स्टार्ट करते हैं डी के साथ। क्या लिखता हूं मैं डी। अब पहली बात देखो ना, तीनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया क्या वो देखो। तो दिया हुआ x + 2y - z = 5। दूसरा दिया हुआ 2x - y + z = 1, यही फॉर्म में चाहिए। 3x + 3y, और यहाँ पर देखो एक टर्म मिसिंग, कौन सा, z वाला। सो क्या करेंगे अपन मालूम है, यहाँ पर 0z करके आप लोग को इंट्रोड्यूस कर देना है। 0 × z 0 ही होता है, वो गायब ही हो जाएगा। तो आप लोग को ये बात समझ में, जो चीज़ नहीं उसे इंट्रोड्यूस कर दो। सो अब आप लोग को d मिलने वाला है यहाँ पर। तो d कैसे मिलता है आप लोग को सभी को पता होना चाहिए। x y z के कोएफिशिएंट लिख देंगे। तो यहाँ पर x के साथ क्या है 1, यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर z के साथ क्या है 1, बिल्कुल नहीं, z के साथ यहाँ पे -1 है। सेम टू सेम यहाँ पे 2 -1 और z के साथ क्या आएगा 1, यहाँ पे 3 3 और 0, यहाँ पे लिख दो 3 3 0। याद रखना ये x का है, ये y का है और ये z का है। सो आप लोग x को पहले d को निकाल लो, फिर dx dy dz निकालेंगे। चलो फटाफट से बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले 1 को पकड़ूंगा और डिटरमिनेंट बनेगा इसका -1 1 3 और 0, -1 1 3 और 0। उसके बाद मिडिल नंबर के पहले -2 आता है, माइनस आता है तो इसलिए -2 हो जाएगा। और ये 2 1 3 0, देखो यहाँ पर इसको पकड़ेंगे तो इसका ये कॉलम छूटेगा और ये रो छूटेगा, तो क्या क्या बच जाएगा 2 1 3 0 बच जाएगा। तो यहाँ पर लिखो 2 1 3 0, ठीक है। फाइनली अगर मैं ये वैल्यू को पकड़ता हूँ तो इसके लिए ये रो छूट गया और ये कॉलम छूट गया। तो क्या बच जाएगा 2 -1 3 1। तो ये नंबर को लिखो सबसे पहले -1, पहले से यहाँ पर प्लस होता है लेकिन ये नंबर किस में है, माइनस साइन के साथ होता है। एक काम करो, इसको माइनस को ब्रैकेट में डाल के लिख दो। देखो पहला सिंबल होता है प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, ये सब आपको पता है जो कि मैं आप लोग को बार बार बताना चाह रहा हूँ। सो -1 को लिखा, इसका ये रो कॉलम छूट गया, 2 -1 3 3 लिख दो, 2 -1 3 और 3। बस इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अब देखो इसे सॉल्व करना बड़ा ईजी है। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं, 0 -3 1 3 हो जाएगा। -2 × 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, बीच में -3 1 3 हो जाएगा। सही चल रहा है अपन यहाँ तक, आगे चलते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस -1 हो जाएगा, 3 2 6, बीच में आता है माइनस, और 3 × -1 -3, और पहले से माइनस इसलिए +3 हो जाएगा। सो अब देखो क्या मिलता है आप लोग को, यहाँ पर मिलेगा -3, इसे वैसे ही रखते हैं। अब ये हो जाएगा, देखो 0 -3 होता है -3, और -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 हो जाएगा। यहाँ पर लिख दो +6, और यहाँ पर 6 + 3 कितना होता है, 6 + 3 होता है 9, 9 इंटू कर देंगे तो -9 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग को ये पहला स्टेप देखने मिल जाता है। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो, क्या दिक्कत है इसमें, -3 और -9 कर दो, क्या मिल रहा है आप लोग को, -3 और -9 करो कितना मिल रहा है, -12, और -12 + 6 कर दोगे तो आप लोग को फाइनली डी की जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पर मैं लिखता हूँ इम्प्लाई। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर करके छोटा कर देता हूँ। सो आप लोग को डी यहाँ पर फाइनल स्टेप में मिल जाएगा। सो यहाँ पर आप लोग को डी जो मिला है ना, देखो इसको ऐड किया तो -15 हुआ, -12 + 6 हो जाएगा, और -12 + 6, तो डी की वैल्यू -6 आ जाएगी। सो अभी आपके सामने डी है। अब आपको निकालना है dx dy और dz। तो सेम प्रोसेस लगाओ और dx dy dz की वैल्यू निकालते हैं। चलो बढ़ते फटाफट से d की तरफ, dx की तरफ। तो dx निकालना है तो इस d के अंदर x छोड़ दो, y और z को पहले लिख लो। तो x की जगह खाली रखना है और y z लिख दो, यहाँ पे लिखो 2, यहाँ पे लिखेंगे -1, यहाँ लिख देंगे 3, -1 1 और 0। सो बच्चों x की जगह पर क्या आएगा, तो इक्वल टू के वो साइड जो नंबर है 518 वो लिख देंगे यहाँ पर, फटाफट से 518 आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर देना। अब थोड़ा स्टेप्स में रिड्यूस करता हूँ, ये डिटरमिनेंट जो मैं फॉर्म कर रहा हूँ मैं गायब करता हूँ। तो देखो क्या मिलेगा, 5 को मैं वैसे रखता हूँ, बनेगा -1 1 3 और 0 का डिटरमिनेंट। अब आप लोग को मेरे हिसाब से स्टेप समझ में आ रहे होंगे। सो -1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाता है, बीच में -3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है माइनस, फिर आ जाएगा 2,
पहला टर्म प्लस में फिर माइनस में, ठीक है। तो अगर मैंने इसको पकड़ा तो ये रो छूटा और ये कॉलम छूटा, सो क्या बच गया 1 1 8 0। सो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, बीच में आता है माइनस, 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8। तीसरा क्या आएगा प्लस, लेकिन पहले से यहाँ पर -1 है तो इसलिए ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो अगर मैंने इसको पकड़ा तो ये रो छूट गया, ये कॉलम छूट गया, तो क्या बच जाएगा 1 -1 8 3। सो 3 1 जा 3, यहाँ पे लिख देता हूँ 3, बीच में आता है माइनस, 8 इंटू -1 -8, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8। सो बस अभी इसे सॉल्व कर दो, आप लोग को डी एक्स मिल जाएगा। सो ये हो जाएगा 5 3 जा -15 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16 हो जाएगा, सही है। देखो 0 -3 -3 होता है, और -3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया -15, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 8 जा 16 हो जाएगा, और 8 + 3 होता है 11, और 11 इंटू -1 -11 हो जाएगा। अब सॉल्व ही तो करना है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर बचेगा 1, और इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो मिल जाएगा मुझे -10। तो फाइनली मुझे dx की वैल्यू मिलेगी -10। सो अब मेरे पास dx है, सिमिलरली मैं dy निकाल सकता हूँ। dy निकालते वक्त मैं क्या करूँगा, y के टर्म्स को छोड़ दूंगा, बचेगा 1 2 3 -1 1 0। सो y के टर्म की जगह पे क्या आएगा 5 1 8। अब देखो ये भी बहुत ईजी है, 1 को पकड़ेंगे, इसका डिटरमिनेंट बनेगा, देखो 1 को पकड़ा, रो कॉलम छूट गया, 1 1 8 0 बच गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 -8 हो जाएगा। 5 को पकड़ेंगे तो नेगेटिव साइन डालना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन डालता हूँ। अब 5 को पकड़ा तो 2 1 3 0 बनेगा, तो 2 0 0 माइनस 1 3 3, अगेन प्लस इंटू -1। सो अब इसके लिए क्या डिटरमिनेंट बनेगा 2 1 3 8। सो 8 2 16, 3 1 3। बस इसे सॉल्व कर लेना। तो dy भी आपके सामने होगा, देखो 0 -8 करेंगे तो -8 बचेगा यहाँ पर, देखो 0 -3 करेंगे तो -3 मतलब -15 बच जाएगा यहाँ पर, और 16 -3 करेंगे तो बचेगा हमारे पास, 16 -3 करेंगे तो बचेगा हमारे पास 13, 13 इंटू -1 करेंगे तो -13 हो जाएगा। सो आप नोटिस कर पा रहे तीनों के तीनों नंबर हमारे, सॉरी ये नंबर थोड़ा पॉजिटिव में आएगा, +15 हो जाएगा। सो यहाँ पर 2 नंबर नेगेटिव, 1 नंबर पॉजिटिव है। अब इसे सॉल्व करना कोई मुश्किल वाली बात नहीं, बड़े आराम से हो जाएगा। सो अगर मैं इन दोनों को अगर ऐड करता हूँ तो 15 -13 -2 होता है, सॉरी +2 होता है, और +2 -8 करेंगे तो -6 हो जाएगा। तो dy की वैल्यू -6 आ गई। एक और चीज़ बचा है dz, तो मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ, इस जगह पे मैं कर दूँ फटाफट से dz की वैल्यू निकाल दूँ। सो dz यहाँ पर निकालता हूँ, नोटिस करना है कैसे निकाला जाएगा। सो बच्चों आप लोग को dx समझ में आ गया होगा, dy समझ में आ गया, अब dz की बारी है। सो dz की तरफ बढ़ते और देखते हैं क्या होगा। सो अब अगेन सेम d को देखो और उसमें z का टर्म छोड़ दो, तो क्या बचेगा 1 2 3 इसे ऐसे रखो, 2 -1 3 वैसे रखो, और जो z का टर्म अपन ने छोड़ा वहाँ पे आएगा 5 1 8। फटाफट से लिख दो, सॉल्व करना है आप लोग को। सो 5 1 8 लिख देंगे। अब मैंने अगर 1 को पकड़ा तो डिटरमिनेंट बनेगा -1 1 3 और 8 का, तो -1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, बीच में -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, सही है। अगर मैंने 2 पकड़ा तो 2 के जस्ट पहले क्या आता है माइनस आता है, क्योंकि मिडिल नंबर के पहले माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ये रो छूट गया और ये कॉलम छूट, ये रो छूट गया, ये कॉलम छूट गया, तो क्या बच जाएगा 2 1 3 8। तो 8 2 जा 16, बीच में माइनस, 3 1 जा 3, फाइनली +5। सो 5 को अगर पकड़ोगे तो ये रो छूटा, ये कॉलम छूटा, 3 2 जा 6, बीच में आता है माइनस, 3 इंटू -1 करेंगे तो -3 होता है, पर यहाँ पर पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो -8 -3 करोगे, सो -8 -3 मिलेगा -11। अब 16 -3 करोगे तो +13, 13 इंटू 2 करोगे तो -26, और 6 + 3 करोगे तो 9 9 5 45 हो जाता है। अब देखो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ 37 होगा माइनस में, और 37 + 45 करोगे तो मुझे 8 मिलेगा। सो dz की वैल्यू मुझे मिल रही है 8। एक बार वेरीफाई कर लो, सारे वैल्यूज dx -10 है, dz dy अपना -6 आ रहा है, और dz की वैल्यू क्या आप लोग की 8 आ रही है। एकदम वेरीफाई कर लेना, बाकी चीज़ें एकदम परफेक्ट हो जाएंगे फिर। सो अगर आप लोग को dx dy dz निकालने आ रहा है तो आप लोग का फाइनल स्टेप होना चाहिए x y और z निकालने का। तो x y और z कैसे निकालेंगे, सो आप लोग को मैंने सिखाया था, x जो होता है वो होता है dx/d होता है। सो नाउ वी आर हैविंग dx एज, हमारे पास dx कितना है -10 है। सो यहाँ पर फटाफट से लिखता हूँ -10, और d की वैल्यू कितनी है -6 है। सो देखो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल, आंसर आएगा 5/3, दोनों 2 के टेबल में कैंसिल हो जाते हैं। सो x मिल गया, अब निकालते हैं y। सो y क्या हो जाएगा dy/d। सो हमारे पास आप लोग देख सकते हैं ये स्टेप में dy निकाला गया -6 और d निकाला गया -6। तो यहाँ पे लिखो -6 और माइनस माइनस कैंसिल, 6 6 कैंसिल, क्या बचेगा 1। सो सिमिलरली y मिल चुका है, और फाइनली अपन निकालेंगे dz। तो dz क्या आएगा dz क्या, सॉरी हमें निकालना है z। सो z क्या होता है, वो होता है dz/d। क्या होता है dz/d। सो नाउ वी आर हैविंग dz एज 8 और d की वैल्यू कितनी है -6। सो कैंसिल करोगे
3 के टेबल में, सो 2 के टेबल में 2 4 2 3 सा, सो -3/2 इज योर आंसर, सॉरी -4/3 इज योर आंसर। सो इस तरीके से आप लोग x, y और z की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो अगर एग्जाम में आप लोग को ये इक्वेशन मिल रहा है तो आप लोग को ये फ्लो लगा के सॉल्व करना है। अब आपके पास इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जिसको सेम पैटर्न से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो जिसमें से ये एक क्वेश्चन था, लेकिन आप लोग को पैटर्न वेरी करता हुआ एक क्वेश्चन दिखाई देगा जिसमें 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो इसमें 4 और 5 कैसे सॉल्व करना है मैं आप लोग को हिंट वगैरह देकर समझा देता हूँ। सो अगर देखा जाए तो एक इक्वेशन दिया 1/x + 1/y + 1/z = -2, और सिमिलरली उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 2 और इक्वेशन दिए गए। अगर आप लोग को पता हो अगर इक्वेशन में वेरिएबल नीचे आए तो उसे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हमेशा देखना वेरिएबल कहाँ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो इसे इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 1/x है ना उसे a कंसिडर कर लेंगे, 1/y को b और 1/z को c। तो देखो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमारा नए 3 इक्वेशन बनेंगे और उन 3 इक्वेशन के हिसाब से अपन चीज़ों को सॉल्व करेंगे। चलो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप लोग पुट करोगे या लेट लो ले हुए कि 1/x जो है वो a के बराबर है, 1/y जो है वो b के बराबर है और 1/z जो है वो c के बराबर है। तो सब पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1/x है तो वो हो जाएगा a, 1/y क्या हो जाएगा b और 1/z हो जाएगा c, जो कि -2 के बराबर हो गया। अब इसी चीज को फॉलो करते हुए तो ये 1/x क्या हो जाएगा a, यहाँ पे 2/y तो 2 साइड में हो जाएगा, तो 1/y बचेगा वो क्या हो जाएगा b, 1/z क्या हो जाएगा c, जिसकी वैल्यू 3 आ रही है। और उसी हिसाब से आ जाएगा 2a - b + 3c = कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ पर आप लोग को 3 इक्वेशन मिले, इसे पकड़ता इक्वेशन 1, इसे पकड़ता इक्वेशन 2, इसे पकड़ता इक्वेशन 3। सो अब आपके पास 3 इक्वेशन है, हमें क्या निकालना है भाई, x y z निकालना है। लेकिन इन 3 इक्वेशन के हेल्प से अपन क्या निकाल सकते हैं, वेरिएबल देखो इसमें क्या a b c है। तो एक स्टेप, पहला स्टेप जो होगा आप लोग निकालोगे a b c की वैल्यू। अब वो कैसे निकालना है, तो आप लोग को 4 डिटरमिनेंट बनाने हैं। पहला d, दूसरा बनेगा da। अब यहाँ पर x वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल कौन है a। सो नया इक्वेशन जो नया आप लोग को डिटरमिनेंट फॉर्म होगा वो da बनेगा। उसी तरीके से db बनेगा और dc बनेगा। तीनों निकालोगे तो आप लोग को अगर a निकालना तो da/d होगा, b निकालना तो db/b होगा और c निकालना dc/c होगा। तो फटाफट से अपन वही चीज करेंगे, d को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। d क्या मिलेगा हम लोग को, देखो यहाँ पर 1 1 1 1 - 2 1 2 - 1 3, सो 1 1 1 1 - 2 1 और 2 - 1 और 3। तो इस तरीके से आप लोग को ये मिल जाएगा। बहुत सिंपल इसे सॉल्व करना, फटाफट से यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 1 को पकड़ता हूँ, 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया -6, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, तो पहले से माइनस लिए +1 हो जाएगा। बीच में आता है -1 इस तरीके से, तो 3 1 × 3, बीच में -2 1 × 2 इस तरीके से मिलेगा। +1 -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, बीच में आता है -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 +4 हो जाएगा, क्योंकि पहले से माइनस है वो -4 होता है। सो अब इसे सिंप्लीफाई कर दोगे, -6 + 1 जो कि -5 होता है, -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया -5 हो जाएगा। 3 - 2 करेंगे तो 1 होता है, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1। और -1 + 4 3 होता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हो जाता है। सो -5 -1 -6 + 3 कितना हो जाएगा, -3। दैट इज द वैल्यू ऑफ डी। सो आप लोग को मेरे हिसाब से डी समझ में आ गया, डी कैसे निकालना है। अगर आपको डी समझ में आ रहा है, सिमिलरली आप लोग को पिछला इक्वेशन मतलब पिछले क्वेश्चन को जैसे अपन ने सॉल्व किया उसी पैटर्न को फॉलो करते आप लोग को डी ए निकालना है। इस केस में कर सकते हैं, वो अभी चलेगा। तो फटाफट से डी मिलने के बाद अपन अगले स्टेप पर बढ़ते। कहीं पर कुछ एरर हुआ रहेगा तो एक बार उसे रेक्टिफाई कर लेंगे। देख लो एक बार, कहीं पर भी कुछ भी एरर हुआ रहेगा तो मुझे बता सकते हैं आप लोग, फिर अपन अगला स्टेप ले लेंगे। ठीक है, चलेगा यहाँ तक? ओके, चलो अब फटाफट से अपन निकालते हैं dx। सॉरी dx नहीं मिलेगा अब यहाँ पर, हमें मिलेगा dA। तो इसे मैं चेंज करता हूँ, अब यहाँ पर निकालता हूँ dA। dA क्यों मिल रहा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन में हमारे जो कोएफिशिएंट्स है वो a b c है। सो अब बढ़ते हैं अपन अगले स्टेप पर, निकालते हैं dA। तो dA कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पर इसमें आ जाओ, ये अपना a है, ये अपना b है, ये अपना c है। सो उसी चीज़ को यहाँ पर अपन रिप्लेस करने वाले हैं। वो कैसे, अब a निकालना तो a को छोड़ दो, बचेगा 1 - 2 - 1 1 3 बचेगा। और a वाले की जगह पे क्या आ जाएगा, -2 3 और -1। तो यहाँ पे लिख दो -2 3 और -1। सो फाइनली इसे सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आपके सामने होगा। सो -2 को पकड़ा, ये चार देखो, इसको पकड़ेंगे तो ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा। सो -2 1 -1 और 3 का डिटरमिनेंट बनेगा। अब इसे सॉल्व करना इजी है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट अभी यहाँ पर अज्यूम कर लो कि ये हमारे यहाँ पे ये डिटरमिनेंट बन रहा है। सो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, तो यहाँ पर -6 आएगा, और -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1। तो इस चीज़ को अपन फॉलो करेंगे, देखो कैसे होगा। यहाँ पर मिलेगा -6, यहाँ पर लिखता हूँ -6, बीच में आता है माइनस, और -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, पहले से माइनस लिए वो क्या हो जाएगा +1। अगेन नेक्स्ट एलिमेंट को पकड़ेंगे तो -1 होता है, क्योंकि बीच में नेगेटिव आता है।
अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 9, देखो इसके लिए छोड़ेंगे तो ये कॉलम छूट रहा है, तो क्या बचेगा 3 1 -3 और -1 और 3, तो 3 3 9, बीच में -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -1, तो माइनस क्या हो जाएगा +1। फाइनली इसके पास चलते हैं, ये क्या हमारे पास है प्लस आएगा, ऐसे सॉल्व करेंगे -3 को 3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -3, बीच में आता है माइनस, और -2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो +2 आएगा, तो यहाँ पे +2 लिखो। क्लियर है यहाँ तक? अब इसे सॉल्व कर लो, -6 + 1 -5 को -2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो +10 हो जाता है। ठीक है यहाँ तक? तो यहाँ पर प्लस लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर सिर्फ 10 लिख दो। वही सेम चीज़ हिसाब से देखा जाएगा तो 9 + 1 करेंगे तो 10, 10 × -1 करेंगे तो -10 हो जाता है। और वही चीज़ के हिसाब से -3 और -2 कितना करेंगे, -5 हो जाता है, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, सो 10 -10 गायब, यहाँ पे बचेगा -5, दैट इज द वैल्यू ऑफ डी ए। डी ए आपके सामने है, अब आपको निकालना है डी बी और आपको निकालना है डी सी। सो अब डी बी को मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम जगह पे निकालने की कोशिश करूँगा ताकि मुझे ए बी सी भी मिल जाए और साथ ही साथ एक्स वाई जेड भी तो निकालना है। सो अब डी बी कैसे मिलेगा, सो बी वाले टर्म को छोड़ दो, क्या बचेगा 1 1 2, यहाँ लिख दो 1 1 2, और यहाँ पे लिखो 1 1 3, लिख दो 1 1 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका -2 3 और क्या आ जाएगा बच्चों 1 -1 सॉरी, इस तरीके से आपको टर्म्स मिलेंगे। अब इसे मैं यहाँ पे सॉल्व करता, आप लोग नोटिस करना। तो जब मैं 1 को पकड़ूंगा तो मिलेगा मुझे, देखो 1 को पकड़ेंगे, ये रो ये कॉलम छूट गया, 3 3 और 1 3 1 -1 3 का डिटरमिनेंट बन रहा है। सो 3 3 से 9 होता है, यहाँ पे लिख दो 9, बीच में -1 × -1 कितना होता है -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर +1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आता है बच्चों, बीच में आता है माइनस, लेकिन यहाँ पर पहले से -2 इसलिए अपन ब्रैकेट डाल के -2 लिख देते हैं, फिर इसका डिटरमिनेंट बनेगा। अब डिटरमिनेंट आप लोग को मन में एज्यूम करना है, तो देखो ये -2 को पकड़ूंगा तो ये कॉलम छूट रहा है, सो 1 1 2 3 का डिटरमिनेंट बन रहा है। सो 1 1 2 3, चलो सॉल्व करते, 3 1 जा 3 मिलेगा, बीच में आता है -2 1 जा 2 मिलेगा, सही है यहाँ तक, और फाइनली टर्म के साथ प्लस में आता है। सो यहाँ पर अपने पास 1 है, अब इसको पकड़ेंगे तो इसका ये कॉलम छूट गया, ये रो छूट गया, तो 1 3 2 -1 को सॉल्व करना होगा। सो 1 × -1 बीच में माइनस, 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, सही है यहाँ तक। सो अब इसे सॉल्व करते हैं, देखो 9 + 1 करेंगे 10 होता है, सो यहाँ पर 1 × 10 10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 - 2 करेंगे तो 1 बचता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे बचा 1, तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, सही है यहाँ तक। अब यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं, -1 -6 कितना हो जाएगा -7, 1 को -7 से मल्टीप्लाई कर देंगे -7 हो जाएगा। अब ये हो गया 12 में 7 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बच जाएगा, देखो 12 में से अगर मैं 7 सब्ट्रैक्ट कर देता तो मुझे मिलता है 5, सो मुझे डी भी मिल गया 5। क्लियर है ये चीज़, पक्का समझ में आ रही है आप लोगों को? देख लो, बहुत ही इजी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो डी भी मिल गया आप लोग को। अब चलते हैं अपन डी सी निकालने की तरफ। तो डी सी भी बहुत ईजी वे में अपन निकाल सकते हैं। अब डी सी कैसे निकाला जाएगा, बहुत ही ईजी तरीके से निकालेंगे, आपको सी को छोड़ देना है। तो सी को छोड़ो, सी में क्या क्या है बच्चों, 1 1 3 छोड़ दो, बचेगा 1 1 1 -2 2 -1। तो सी की जगह पे क्या आएगा बच्चों, तो जो यहाँ पर इक्वल टू की जैसे कोई कांस्टेंट है ना, -2 3 और -1, तो यहाँ पर लिख दो -2 3 और -1, तो ये चीजें आएंगी। अब सेम जैसे यहाँ पर सॉल्व किया वैसे यहाँ पर भी सॉल्व ही कर लेते, तो 1 को पकड़ेंगे, -2 3 -1 और -1 का डिटरमिनेंट सॉल्व होगा। सो हो जाएगा -2 × -1 +2, बीच में आता है -3 × -1 -3 होता है, लेकिन यहाँ पर पहले से माइनस इसलिए +3 हो जाएगा। मिडिल वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं आप लोग, माइनस लगाते हैं, आप लोग को पता होगा। सो 1 को सिलेक्ट करेंगे तो ये कॉलम छूट गया, तो कौन बच जाएगा 1 3 2 -1। सो 1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिलेगा मुझे -1, बीच में मिलता है आप लोग को माइनस, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 मिल जाएगा। फाइनली जो एलिमेंट लिखना है वो प्लस में होता है, लेकिन यहाँ पे पहले से माइनस ले माइनस लिखेंगे। अब इसका ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सो इसको देखो तो ये कॉलम छूट रहा है, सो ये कॉलम छूटा तो कौन कौन बच गया, 1 -2 2 -1। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे मिलेगा -1, बीच में आता है माइनस, यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ। और देखो -2 को +2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 होता है, पहले से माइनस इसलिए यहाँ पर मिलेगा +4। अब इसे सॉल्व करने के लिए 2 + 3 कितना होता है 5, 5 1 5, -1 -6 कितना होता है -7, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +7 हो जाएगा। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पर कितना -1 + 4 है, -1 + 4 करोगे तो आप लोग को मिलेगा 3, और 3 को -2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -6 मिल जाएगा। ठीक है, चलो सब कुछ सॉर्टेडली सॉल्व हो गया। अब इसे सॉल्व करें, 7 - 6 कितना होता है 1, 1 + 5 कितना होता है 6, तो यहाँ पर डी सी की वैल्यू आप लोग को मिलेगी 6। सो अब आप लोग के पास डी ए है, सॉरी आपके पास डी है, डी ए है, डी बी है और डी सी है। कहीं पर कुछ भी रहता है तो एक बार चेकआउट कर लो, कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ हो रहा रहेगा तो, अदरवाइज फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सो अगर आप लोग को डी ए डी बी डी सी निकालने आ रहा है तो सबसे पहले आप निकालोगे ए बी और सी। सो अब इस हिसाब से देखा जाए तो ए अगर निकालना है तो वो हो जाएगा डी ए अपॉन में डी हो जाएगा। सो डी ए की वैल्यू अपने पास कितनी है बच्चों, यहाँ पर निकाले ना अपन ने -3, और डी की वैल्यू कितनी, सॉरी डी ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है -5, यहाँ पर -5 निकालिए, और डी की वैल्यू कितनी है -3, सो माइनस माइनस कैंसिल, ए विल बी 5/3।
तो ए निकाल लिया, अब निकालते हैं बी। सो बी क्या होगा, देखो यहाँ पे ध्यान देना, सेम तरीके से एग्जैक्टली सेम, डी बी अपॉन में बी हो जाएगा। सो डी बी मेरे पास कितना है बच्चों, डी बी कितना है मेरे पास 5 है, और डी की वैल्यू कितनी है -3, सो बी विल बी -5/3। अब उसी तरीके से सी अगर मुझे निकालना है, सो डी सी अपॉन में सी डी हो जाएगा, डी सी की वैल्यू कितनी है 6, उसकी वैल्यू कितनी है -3, माइनस ऊपर जाएगा 3 2 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू -2 आ गई। अब मुझे ए बी सी का मुझे क्या निकालना था, एक्स वाई जेड निकालना है, लेकिन मैंने निकाला यहाँ पर ए बी सी। सो अगर आप लोग को इतनी चीज़ें क्लियर है तो आप लोग को ये भी समझ में आ गया अगला स्टेप क्या होगा। देखो आपने जो इनिशियली कंसीडर किया तो उस चीज़ को देखो, 1/x जो है वो a के बराबर है, मतलब अगर मैं कहना चाहूँ तो a का जो रेसिप्रोकल है वो x है, तो इसका इम्प्लीकेशन ये बोलता है कि अगर जो भी a की वैल्यू आई है उसे उल्टा कर दो, आपको x मिल जाएगा। तो इसका मतलब इसको उल्टा कर दोगे, सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ 1/x की वैल्यू कितनी यहाँ पर 5/3 हो जाएगी, ठीक है। तो इसे उल्टा कर दो तो x/1, इसे उल्टा कर दो 3/5, तो इस तरीके से आप लोग को x मिल जाएगा। ये मैंने पूरा सॉल्व करके बताया, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा भीजे का इस्तेमाल करेंगे तो जो भी आप लोग की वैल्यू आ रही है ना वो एग्जैक्टली जो ए बी सी की उसकी रेसिप्रोकल होगी। सो एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे y निकालना है, सो 1/y किसके बराबर है, b के बराबर है, सो y क्या हो जाएगा, b का रेसिप्रोकल यानी कि -3/5। और सिमिलरली अगर आप लोग को z निकालना है तो z क्या हो जाएगा, c का रेसिप्रोकल है, देखो c का रेसिप्रोकल, तो z क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 विद नेगेटिव साइन, तो -1/2। तो इस तरीके से आप लोग को एक्स वाई जेड निकालना होता है, और यही आप लोग का स्टेप होने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बड़े लेंदी होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो अगर एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है तो एक्स्ट्रा टाइम बचा के इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं ये नहीं कहता कि इन्हें सॉल्व मत करो, लेकिन अगर कोई दूसरा क्वेश्चन इसके रेफरेंस में आ रहा है, इसकी जगह पे आप लोग को समझ में आया तो वो सॉल्व कर लो। इसे अगर नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन तो इसे अटेम्प्ट करना है, टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर आप लोग ये समझ में आगे रहेंगे तो आप लोग ये 3 क्वेश्चन बड़े ही इजीली ट्राई कर सकते हैं, और इनका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का सर सेकंड का आंसर ये आ रहा है, थर्ड का ये आ रहा है, फिफ्थ का ये आ रहा है। अब जो अगला क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसे आप लोग को देखना है और इसे आप लोग को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमें करना क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करिए, थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम टाइप में क्वेश्चन दिया गया, और आप लोगों को यहाँ पर ना सबसे पहली बात यहाँ पर 3 इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अगर आप लोगों ने इक्वेशन बना लिया तो आप लोगों का काम ईजी हो जाएगा। चलो फटाफट से रीड करते हैं और क्या अपना स्टेप होने वाला है उसे समझते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो एन अमाउंट ऑफ 5000 इन्वेस्टेड इन ए प्लान, एक प्लान में 5000 रुपये इन्वेस्ट किया गया एट रेट ऑफ 6%, 7%, 8% पर एनम रिस्पेक्टिवली। द टोटल एनुअल इनकम फ्रॉम दीज इंसेंटिव्स इज ₹350। इनसे जितना भी इंसेंटिव बना वो कितना आ रहा है, 350 रुपीज़ आ रहा है। द टोटल एनुअल इनकम फॉर द फर्स्ट 2 इन्वेस्टमेंट इज ₹70। पहले 2 इन्वेस्टमेंट से ₹70 बना हुआ, मोर देन दी इनकम फ्रॉम दी थर्ड। मतलब देखो ठीक से रीड करो, इफ द टोटल एनुअल इनकम फ्रॉम द फर्स्ट 2 इन्वेस्टमेंट, पहले 2 इन्वेस्टमेंट जो किए गए थे उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो देखो फर्स्ट 2 इन्वेस्टमेंट से ₹70 मोर बन रहा है थर्ड इन्वेस्टमेंट में से। चलो समझाऊंगा, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टमेंट इन ईच बाय द यूजिंग द क्रैमर रूल। मतलब हमारे पास 3 इन्वेस्टमेंट है, पहला है, एक को अज्यूम कर लेंगे x, दूसरे को y और तीसरे को z। तो लेट द अमाउंट इन्वेस्टमेंट इन, जो भी अगर आप लोग लिखना चाहोगे तो लेट द ईच इन्वेस्टमेंट भी ₹x, y, z करके लिख लो। सो लेट ईच इन्वेस्टमेंट जो है ना ₹3 है ना, तो 3 को पकड़ो x, ₹y एंड ₹z कंसिडर कर लेना। सो आप लोग को खुद ब खुद समझ में आएगा, आपने रीड किया होगा। तो इफ द टोटल फर्स्ट बोला हुआ है, फर्स्ट 2 बोला मतलब 2 यहाँ पे होगा, थर्ड यहाँ पे बोला हुआ है, तो 3 इन्वेस्टमेंट आप लोग को यहाँ पर समझ में आओगे। सो आप लोग क्वेश्चन को रीड करो, पहला इन्वेस्टमेंट, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है दोस्तों, 5000। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से आप लोग को पहला इक्वेशन मिल जाता है, क्या मिलता है, x + y + z की जो वैल्यू आएगी वो 5000 रुपये आएगी। मतलब जितना x का रुपये से y का रुपये से और z का रुपये से कितना आ रहा है, 5000 आ जा रहा है। तो ये पहला इक्वेशन आप लोग का बहुत इजीली आपको मिल गया। अब आप लोग को ये समझना है, देखो यहाँ पर जो पहले इन्वेस्टमेंट में आपको 6% का यील्ड मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, जो भी बोल लो आप लोग। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, इसमें 6% का यील्ड मिलेगा, इसमें 7% का, इसमें से 8% का। और जब सबका कैलकुलेट किया गया, सबको प्लस किया गया, टोटल प्रॉफिट कितना है, तो टोटल एनुअल इनकम फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट कितना है, 350। तो सिंपल सी बात, अगर आप लोग को समझाना चाहो, अगर मान लो कि मेरे पास 100 रुपये है, तो 100 का अगर मुझे 7% निकालना होगा, तो 7% की अगर 7/100 मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 कैंसिल कितना बच जाएगा, 7। तो यहाँ पर अभी 100 रुपये मेरे पास है नहीं, मेरे पास 3 ऐसे ही XYZ है। तो पहला इन्वेस्टमेंट मुझे 6% का प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब 6/100 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा, ये पहले इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट है। तो दूसरी तरीके से अगर देखा जाए, दूसरे का मुझे मिलेगा 7
अपॉन में 100, 7% मतलब 7/100 किसका, y का। और तीसरे का मुझे जो मिल रहा है प्रॉफिट, जो भी इनकम मिल रहा है वो 8/100 मल्टीप्लाई बाय z हो जाएगा। और अगर तीनों को ऐड कर रहे हो तो 350 मिल रहा है। तो सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहो तो 6/100 टाइम्स ऑफ x प्लस 7/100 टाइम्स ऑफ y प्लस 8/100 टाइम्स ऑफ z कर रहा हूं, सो दैट विल बिकम 350 रुपीज। लेकिन थोड़ा इजी कैलकुलेशन करने के लिए इस पूरे 100 को देखो, पूरे इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा दिस विल बिकम 6x, इसे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा दिस विल बिकम 7y, और इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना मित्रों तो दैट विल बिकम 8z। सो ये 100 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, 350 और 2 0 और भी आ जाएगा। सो आप लोग को ये सेकंड इक्वेशन मिल चुका हुआ है। तो मेरे हिसाब से आप लोग को सेकंड इक्वेशन क्लियर हो गया। अब बारी है थर्ड इक्वेशन की। तो थर्ड इक्वेशन बहुत ही शॉर्टेड फॉर्म में यहाँ पर दिया गया, उसे आप लोगों को रीड करना है। ठीक से रीड करो। इफ द एनुअल इनकम फ्रॉम द फर्स्ट टू इन्वेस्टमेंट, क्या बोला हुआ है, एनुअल इनकम जो फर्स्ट टू इन्वेस्टमेंट में से बनाया गया है वो क्या है, 70 रुपए ज्यादा है किससे, एनुअल इन्वेस्टमेंट मेड बाय दी थर्ड इन्वेस्टमेंट। चलो समझते हैं इसे, सॉरी चलो इसे समझते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एनुअल इनकम फ्रॉम फर्स्ट टू इन्वेस्टमेंट, तो पहले दो इन्वेस्टमेंट में एज्यूम करता है x और y, तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो x और y वाले पार्ट है उससे क्या हो रहा है, वो है ना दोनों इन्वेस्टमेंट, दोनों का सम जो भी निकाल रहे हैं, दोनों के इन्वेस्टमेंट जो भी प्रॉफिट आ रहा है, जो भी इनकम आ रहा है, वो क्या है, इज मतलब होता है मैथ्स में इक्वल टू, वो क्या 70 ज्यादा है मतलब प्लस 70 किससे, थर्ड इन्वेस्टमेंट में से, इन्वेस्टमेंट। चलो समझते हैं फिर से। द एनुअल इनकम फ्रॉम द फर्स्ट टू इन्वेस्टमेंट, जो पहला एक्स और वाई में जो आप लोग को एनुअल इनकम आ रहा है, वो दोनों का अगर आप लोग इनकम निकालते हो वो क्या आ रहा है, थर्ड इन्वेस्टमेंट में से 70 रुपए ज्यादा बन रहा है। तो इसको मैं आप लोग को समझाता हूँ। देखो यहाँ पर पहले वाले में से आप लोग को मिल रहा है 6%, तो 6% ऑफ एक्स प्लस 7% ऑफ वाई जो है ना वो थर्ड वाले यानी 8% ऑफ जेड से क्या है, 70 रुपए ज्यादा। तो 6% मतलब हो जाएगा 6/100 टाइम्स ऑफ एक्स, 7/100 टाइम्स ऑफ वाई, और यहाँ पर हो जाएगा 8/100 टाइम्स ऑफ जेड इक्वल टू 70। बस सिंपल सी बात है, पूरे इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करो, दिस विल बिकम 6x, दिस विल बिकम 7y, दिस विल बिकम 8z और दिस विल बिकम 7000। तो सिंपल सी बात है, इसे यहाँ पर ले लोगे 6x प्लस 7y माइनस 8z, दैट विल बिकम 7000। सो नाउ यू आर हैविंग 3 इक्वेशंस, इक्वेशन 1, 2 and 3, एंड यू नीड टू सॉल्व इट बाय क्रैमर्स रूल। सो आप लोगों को क्रैमर्स रूल लगाने आता है, मैंने आप लोगों को 2 अच्छे प्यारे क्वेश्चन करवा कर दिए हुए। अगर आपको ये इक्वेशन फॉर्म करने आ रहा है तो आप लोग को इसको सॉल्व करने भी आ जाएगा। तो बड़े ही अच्छे तरीके से ध्यान देना, अगर कहीं पे भी डाउट दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। तो यह था आप लोग का बहुत ही प्यारे 2 क्वेश्चंस जो कि आप लोग को यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता है। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करते, 38 मिनट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और मेरे हिसाब से आप लोगों का कंसेप्ट यहाँ पर दोनों क्वेश्चन के क्लियर हो करेंगे, वो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी बच्चों के क्वेश्चन अपन ट्राई करेंगे अगले वीडियो में कंप्लीट करने के लिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन बात करेंगे कुछ अगले क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।